ओके फाइन। सो हम बात करते हैं CSEET की। CSEET में बेसिकली देखा जाए तो आपके 4 सब्जेक्ट्स है राइट। हर एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स ईच है। मैं आपका जो लेती हूँ वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कुछ भी बोल दीजिए। ये आपका मार्क्स आने वाला है 50 मार्क्स के लिए। ओके 50 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे 35 क्वेश्चंस होंगे विच विल कैरी 50 मार्क्स। एमसीक्यू है, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके तो यहाँ अगर सपोज आपका कुछ गलत भी हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। अच्छा मैम, तो अभी बात करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स की। बहुत नाइंसाफी की उन्होंने। क्या नाइंसाफी की है मैम? उन्होंने दोनों के साथ नाइंसाफी की है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स के भी 25 मार्क्स है और बिजनेस एनवायरनमेंट के भी 25 मार्क्स है। इकोनॉमिक्स भी 25 मार्क्स का है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी 25 मार्क्स का है। तो मैम नाइंसाफी क्या हुई है? नाइंसाफी ये हुई है कि जो आपका इकोनॉमिक्स है उसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं 25 मार्क्स के लिए, और आपका जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहां आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं 25 मार्क्स के लिए। इतना बड़ा डिफरेंस, इतनी बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 चैप्टर्स 25 मार्क्स, 5 मार्क्स का पर चैप्टर। वही बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली 3 चैप्टर्स फॉर 25 मार्क्स। तो यहाँ आपको समझ में आता है अराउंड एक चैप्टर जो है वो 7 से ज्यादा मार्क कैरी करता है। तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं फिर बड़े पे जाएंगे। तो यहाँ आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ मैं कि हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं। हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं? अच्छा मैम राइट, हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे 5 चैप्टर्स। उसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, मार्केटिंग में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप नहीं बट थोड़ा सा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका ये जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिक चीजें कौन सी बेसिक चीजें को आता है। फिर हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर हम क्या देखेंगे, इंडियन यूनियन बजट क्या है। फिर हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ये 5 चैप्टर्स आपका पूरा इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है। ये 5 चैप्टर्स आपका पूरा इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है फॉर CSEET। फिर आते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से पता चलता है हमें वहां 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला हमें देखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। फिर हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियोस क्या होते हैं। मींस इसका मीनिंग क्या कि एंटरप्रेन्योर, अगर कोई न्यू एक पर्सन है जो मार्केट में न्यू है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो स्टार्ट करने के लिए उसे कौन सी चीजें देखनी है, वो स्टार्ट करने के लिए उसे कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, और गवर्नमेंट वो चीजों के लिए क्या क्या मदद करने वाला है, गवर्नमेंट वो चीजों के लिए क्या क्या मदद करने वाला है। और एक जो लास्ट चैप्टर्स है वो है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब ऐसे कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो हमें काम करने में इजी हो, हमें काम करने में इजी हो, इसलिए वो रूल्स बनाते हैं। मैम कुछ भी मत बोलिए आप, गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना ही नहीं सकती जो हमारे लिए इजी हो। यस गवर्नमेंट बनाती है। आपको बिजनेस में अच्छा नेम मिले, आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो, आपका बिजनेस स्टेबल हो, आपको बिजनेस स्टार्टअप करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स दिए हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशंस बनाई है, जिसकी वजह से हमारा लोड कम हो जाता है, या अगर हमें लोड आ भी रहा है तो हम किसी पर्सन से पूछ सकते हैं, किसी पर्सन से पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन में हमने कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कि ये सिचुएशन के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन। अच्छा मैम, तो हमने ये देख लिया कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले, हमने ये देख लिया कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ने वाले। तो आज हम ज्यादा जो न्यू बच्चे हैं हमारे, उनको भी ज्यादा
बर्डन ना हो जाए और आपको भी ज्यादा बर्डन ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हम आज बिजनेस एनवायरनमेंट का छोटा हिस्सा और उसमें भी चैप्टर नंबर 7 देखिए। CSEET में कौन सा चैप्टर किसके बाद होना चाहिए ये लिंक उन्हें पता ही नहीं है। अगर 6th 7th और 8th चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो फर्स्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर होना चाहिए वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रखा है 6th एंटरप्रेन्योरशिप, 7th रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट और फिर रखा है। लेकिन हम हमारे हिसाब से चलेंगे, पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट है तो पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या चीजें हैं, और हम बिजनेस एनवायरनमेंट में इम्पोर्टेंट जो है इंडिया कहाँ स्टैंड होता है वो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले। अच्छा, तो हम पहले ये देख लेते हैं, हम देख रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला हम देख रही है बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका 50 मार्क्स का है, सॉरी बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपका 25 मार्क्स के लिए, वो 25 मार्क्स में जो थर्ड 3 चैप्टर्स है उसमें से हम एक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है मैम। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जब भी मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। I need to understand various things while starting up a business, maybe internal, maybe external, right? I need to understand कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन से जोग्राफिकल एरिया में है, मेरा जो बिजनेस है वो लीगल जो लॉज एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, मेरा जो बिजनेस है उसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के चांसेस है या नहीं है, मेरा जो बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए ठीक है क्या नहीं, मेरा जो बिजनेस है वो एनवायरमेंटल के लिए ठीक है क्या नहीं, मेरा जो बिजनेस है वो लेबर लॉज को फॉलो करता है या नहीं, मेरा जो बिजनेस है वो फूड इंडस्ट्री को फॉलो करता है क्या नहीं। बाप रे, ये सब चीजें जब मैं देखूंगी, ये सब चीजें जब मैं फॉलो करने वाली हूँ, तो ये मुझे बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे बताता है कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप एक स्टार्टअप है, आप एक बिजनेस इंडस्ट्री में एंटर ही हो रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। और वो चीजें क्या है, वो चीजें होती है हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस, हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम लेकिन बिजनेस क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म्स, एनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, any buying and selling of goods which involves some profit, which involves some profit and even sometimes loss, and even sometimes loss is known as business. business का मीनिंग क्या है, मैं कुछ ले रही हूँ, कुछ बेच रही हूँ, उस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो एक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको हम सॉरी बोलते हैं बिजनेस। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस जहां काम करता है उसके आजू बाजू की सब चीजें जब इसमें इंक्लूड हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ मैम राइट, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका होता है, मैंने एक क्या किया है, एक इजी करने के लिए मैंने हर एक जहां आपके हेड पॉइंट्स आएंगे उसको मेमोराइज करने के लिए मैंने मेमोरी टेक्निक्स बनाई है। वो मेमोरी टेक्निक्स आपको एटलीस्ट ये याद करने में हेल्पफुल रहेगी कि हेडिंग्स क्या क्या है, अंदर के सेंटेंसेस तो आपको याद करने ही है, बिकॉज एमसीक्यूज में आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है सेंटेंसेस की वो बढ़ जाती है, बिकॉज कोई भी सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एटलीस्ट आपको हेड पॉइंट्स याद रहे, इसलिए मैंने मेमोरी टेक्निक्स बनाई है, ठीक है। तो पहली जो मेमोरी टेक्निक आ रही है आपके लिए वो है लव पेट्स, LOVE लव, PETS पेट्स, लव पेट्स। अच्छा मैम ठीक है, लेकिन अब इसका मीनिंग भी समझा देती हूँ क्या है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हम पढ़ रहे हैं लव पेट्स।
पहला है एल, एल मीन्स लीगल। मैंने आपको जैसे बोला कि वो जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उसने उसको फॉलो करना चाहिए, जितने भी लॉज बने हैं उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन के बाद ही उसको फैक्ट्री बंद करने पड़े बिकॉज वो कुछ लॉस इलीगल कुछ काम कर रहा है या उसने चाइल्ड लेबर लगाया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि उसे जितनी भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस है या लीगल हमें जो लीगल थिंग्स होती है ये सब चीजें हमें फॉलो करनी है। तो ये हमें बताता है क्या कि ये है आपके लीगल फैक्टर्स, ये आपके क्या है लीगल फैक्टर्स। लव में एल मीन्स लीगल फैक्टर्स। अभी पेट्स, PETS, P मीन्स पॉलिटिकल फैक्टर्स। कहीं भी आपको अगर MIDC में फैक्ट्री डालनी है तो भाई आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो आप वहां फैक्ट्री नहीं डाल सकते, और अगर डाल भी दी तो आप टिकोगे नहीं, डाल भी दी तो आप टिकोगे नहीं। शिवाजी द बॉस पिक्चर देखी होगी आपने, रजनीकांत, उसमें वो पहले क्या किया उसने, वो एकदम सीधे सीधे रास्ते से जा रहा था लेकिन पॉलिटिक्स उसको उसको एक फ्री का हॉस्पिटल, फ्री का इंस्टीट्यूट खोलने की परवानगी, परमिशन ही नहीं दे रहा था, राइट है। फिर उसने क्या किया, सबको पता है वो पिक्चर में उसने क्या कर लिया। इसका मीनिंग क्या, आपको कोई भी स्टार्टअप करने से पहले आपको वहां के पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखने हैं, और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखने के बाद ही आप वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा मैम ठीक है, तो लव से एल मीन्स क्या था हमारा लीगल फैक्टर्स, पी से हमारा हुआ पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। अभी ई है, ई मीन्स क्या, अपने इकोनॉमिक फैक्टर। ऑब्वियसली अगर आपको लॉस होते रहा तो आप वो बिजनेस बंद कर दोगे, ऑब्वियसली अगर आपको लॉस होते गया तो आपको बिजनेस बंद कर दोगे। इसका मीनिंग क्या है कि आप जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है कि मुझे उससे कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल भी रहा है या नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर से पैसे जा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, राइट। इसके बाद हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अभी मैम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, देखिए अगर आज हम लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, लाइव लेक्चर्स हम क्लासरूम में मिलके ले रहे थे, राइट, लाइव लेक्चर्स हम क्लासरूम में मिलके ले रहे थे, तो लाइव लेक्चर्स अभी नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो हमने क्या किया, जूम पे आ गए, जूम से लेक्चर्स ले रहे। अगर हमने ये अपडेट नहीं किया होता, अगर हमने हमारा अपडेट मतलब हमने अगर हमारा नॉलेज अपडेट नहीं किया होता तो हम आगे बढ़ पाए होते नहीं, हम मार्केट से निकल गए होते, हम मार्केट से निकल गए होते। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें आपको बिजनेस में भी करनी पड़ती है, ये मैंने प्रोफेशन के लिए बताया। वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ओके, व्हाट्सएप आप सब यूज करते होंगे, जब उसका अपडेट आता है तो वो आपको टाइम देता है 20-25 डेज, और उसके बाद वो बोलता है कि आपका व्हाट्सएप जो है वो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। हम क्या करते हैं, वो अपडेट कर देते हैं, राइट। फिर डार्क मोड आती है, नाइट मोड आता है, मॉर्निंग मोड, डार्क मोड आती है, नॉर्मल मोड आता है, फिर हम डार्क मोड यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये क्या है, ये अपडेशन, जो छोटी छोटी हम लाइफ में अपडेशन करते हैं, वैसे ही हमें टेक्नोलॉजी का जो चीजें है वो हमें बिजनेस में भी अपडेट करना पड़ेगा। बहुत कम लोग होंगे जो आज मैनुअल बिलिंग करते होंगे, लेकिन आजकल ज्यादा करके टेक्नोलॉजी की वजह से इतना फर्क पड़ा है। अमेजोन, पहले हम दुकान पे जाते थे, आज हम अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी नहीं करते हैं कोविड की वजह से, बट नॉर्मल कोई भी चीज हम अमेजोन पे बिना पैसा खर्च करे आप विंडो शॉपिंग कर सकते हो। विंडो शॉपिंग मीन्स क्या, सिर्फ देखना है देखना है देखना है, उसके बाद कुछ पसंद आया तो आप ऑर्डर करो, कुछ जबरदस्ती नहीं। दुकान में जाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप बिना कुछ ले बाहर निकलो। तो ये सब चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हर एक बिजनेस कर रहा है, जो हर एक बिजनेस कर रहा है। एंड लास्ट है हमारा लव पेट्स, लास्ट है एस हमारा सोशल फैक्टर्स, लास्ट क्या हमारा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मतलब क्या, आपने ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी हैम्पर हो रही है, आपने ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी हैम्पर हो रही है, ठीक है मैम। हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो पता चल गया हमें। उसके बाद हमें क्या पता चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स पता चल गए, फिर हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, उसका मेमोरी टेक्निक क्या है, लव
पेट्स। ओके, उसके बाद अभी हम एक्स्ट्रा क्या देखने वाले हैं, फीचर्स एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी, CAUD सर। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी, CAUD सर। जहाँ C था कॉम्प्लेक्स, यहाँ आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी हैंडल करते आना चाहिए। अगर आपको वो करते आएगा तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ए मीन्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको यहाँ आपके हर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, आपको यहाँ हर एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही स्टेप्स लेना है। आप किसी एक चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करके आपका डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, सी मीन्स क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स, ए मीन्स हुआ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, UD। ओके, U मीन्स क्या, अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। कोविड किसको पता था आने वाला है, नहीं आने वाला है, सबके बिजनेस स्टैंड बाय, सबके बिजनेस स्टैंड बाय के लिए होल्ड पे आ गए हैं। बहुत कम बिजनेस है जो चल रहे हैं, जैसे मेडिकल शॉप्स हो गए, जिनको ऑलरेडी 3 महीने के लिए भी उनको बोला गया था कि आप खुली रख सकते हो, किराना स्टोर हो गए, लेकिन बाकी सब बिजनेसेस स्टैंड स्टिल पे हो गए। बाकी सब बिजनेसेस स्टैंड स्टिल, कोई नो रिसी शॉप 3 महीने से बंद पड़ी है। ये अनसर्टिनिटी किसी को पता थी नहीं, बट ये हुई। तो इसीलिए हमें वो अनसर्टिनिटीज के लिए भी रेडी होना पड़ता है, हमें वो अनसर्टिनिटीज के लिए भी रेडी होना पड़ता है। ठीक है, यू हमारा सी हो गया, हमारा ए हो गया, हमारा यू हो गया। अभी हमारा डी मीन्स डायनामिक। ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो डायनामिक पर्सनालिटी, मतलब वो 10 चीजें साथ में हैंडल कर सके, वो 10 चीजों का डिसीजन साथ में ले सके, इंटरलिंक करके वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। इसलिए ये जो बिजनेस है वही बहुत डायनामिक होता है। आपको सेल्स देखना है, आपको परचेज देखना है, आपको इन्वेंट्री देखनी है, आपको डेटर्स देखना है, आपको क्रेडिटर्स देखना है, आपको पेमेंट्स निकालना है, आपको पेमेंट्स रिसीव करना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, आपको कैश डिपॉजिट करना है। ये सब चीजें आपको साथ में देखनी है। तो आप वो डायनामिक बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक डायनामिक पर्सनालिटी लगती है। ओके, ये हो गया हमारा CAUD। अभी आता है SIR सर। S मीन्स स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स। जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है फुटवेयर का, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर्स से ही मुझे डील करना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक भी होंगे, कुछ जनरल भी होंगे। तो आपकी अगर फूड इंडस्ट्री है तो आपको फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होंगे जिसपे आपको डील करना पड़ेगा, और कुछ जनरलाइज्ड होंगे जो हर एक बिजनेस को डील करना ही पड़ता है, तो वो भी आपको डील करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स, कुछ जनरल फैक्टर्स। तो CAUD सर, S मीन्स स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, I मीन्स इंटर रिलेशन। हर एक बिजनेस कोई ना कोई बात से इंटर रिलेटेड होता है। अगर मुझे माल, जो मेरा स्टॉक है, वो मुझे कम पैसों पे मिला, तो ही मैं उसको वो दाम पे बेच पाऊंगी और प्रॉफिट कमा पाऊंगी। तो ये इंटर रिलेटेड है, सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर मुझे उसने ही पैसे ज्यादा लगा के दी तो मैं उसको उतने प्रॉफिट में बेच ही नहीं पाऊंगी, और अगर मुझे नहीं जमा तो मैं वो छोड़ दूंगी। अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये पूरा इंटर रिलेटेड है और आपको ये सब को साथ में ही चलना है। जैसे आपका सेल डिपार्टमेंट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट, ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। जब ये आपकी चीजें साथ में अच्छी से चलेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा मैम, ठीक है, समझ में आ गया इंटर रिलेटेड। R लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स क्या, रिलेटिविटी मीन्स आपको रिलेट करते आना चाहिए, आपको रिलेट करते आना चाहिए कि ये चीज की वजह से ये हो सकता है, ये चीज मेरे, जैसे अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया फुटवेयर का, तो मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ कि अरे मैं वैलेट्स भी रख सकती हूँ क्योंकि वो लेदर आइटम है, मैं बेल्ट्स भी रखना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इससे मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांशन का स्कोप भी मिलेगा और मैं वो एक्सपांड भी कर पाऊंगी अच्छे से, राइट। तो ये सब चीजें आती है आपकी रिलेटिविटी। ठीक है मैम, हमने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ा, और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया। ओके, अभी बात आती है इंडिया की। अभी इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। हर एक कंट्री का इकोनॉमिकली उसने बिजनेस में कितना अच्छा किया उसके लिए उसको रैंकिंग मिलती है। यहाँ टोटल 190 कंट्रीज है, 190 कंट्रीज। ओके,
टोटल 190 कंट्रीज है, उनका होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट आती है। ओके, पहले क्या था, पहले इंडिया 100th रैंक पे था, पहले इंडिया 100 रैंक पे था, अभी इंडिया है 77th रैंक, अभी आया इंडिया 77th रैंक। मींस इंडिया ने एक साल में 23 रैंक्स में इंप्रूवमेंट किया है। इंडिया ने एक साल में 23 रैंक्स का इंप्रूवमेंट किया है, 23 रैंक्स का इंप्रूवमेंट किया है। मैम लेकिन ये फिर मतलब कैसे करते हैं, ये कुछ ना कुछ तो इससे इसको लॉजिक होता होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चलता है वो चलता है 10 इंडिकेटर्स पे, वो चलता है 10 इंडिकेटर्स पे। 10 इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें वो पता चलता है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, आपका पिछले साल का रैंक और ये साल का रैंक। लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दो डेटा दिए हैं। एक डेटा दिया है आपको 2017 और 18 का, जहां हमने 23 रैंक का इंप्रूवमेंट किया है, जहां 100 से लेके 77th रैंक पे आए हैं। और एक उन्होंने डेटा दिया है 2014 से लेके 2018 का। मींस ये 4 सालों में हमने कितना रैंक इंप्रूव किया। पहले तो हम ये देखेंगे कि 100 से हम 77 पे आ गए, 23 रैंक्स का इंप्रूव किया है। उसके पहले हमने 30 रैंक्स का इंप्रूव किया, मींस 2 सालों में हमने 53 रैंक्स का इंप्रूवमेंट किया है। और पिछले 4 सालों में हमने 65 रैंक्स का इंप्रूव किया। मतलब ये साल 23 रैंक्स, पिछले साल 30 रैंक्स, और चारों साल अगर मिला दिए तो 65 रैंक्स का इंप्रूवमेंट किया है। और पिछले 2 सालों में ही हमने 53 रैंक्स, पहले 53 रैंक्स का इंप्रूवमेंट किया है। ओके, तो मतलब 100 से हम 77 पे आए, 23 रैंक्स इंप्रूव हुआ, उसके पहले हमारा 30 रैंक्स इंप्रूव हुआ, मतलब पिछले 2 सालों में 53 रैंक्स इंप्रूवमेंट हुआ। और क्यूमुलेटिव 4 इयर्स देखा तो 65 रैंक्स हमारा इंप्रूव हुआ है। अच्छा मैम ठीक है, आप बोल रहे हो इंप्रूव हुआ है, इंप्रूव हुआ है, हुआ क्या इंप्रूव, कौन से इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं? तो अगर मैं आपको बोलूंगी 17 से लेके 18 में हमारे 6 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। 17 से लेके 18 में ये एक साल में हमारे 6 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। और 14 से लेके 2018 तक हमारे 8 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। 14 से लेके 2018 तक हमारे 8 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। अच्छा मैम ठीक है, ओके मैम, तो हम पहले बात कर लेते हैं 17 से लेके 18 तक जो हमारे 6 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। ठीक है मैम, इंडिकेटर्स इंप्रूव होना मतलब क्या, इसकी कुछ रैंकिंग होती होगी, कुछ पॉइंट्स होते रहेंगे। राइट, इनको पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। अगर 0 है और अगर 100 के क्लोज है, 0 लोवेस्ट है, 100 बेस्ट है, इसको हम बोलते हैं DTF, इसको हम बोलते हैं DTF। अब DTF मींस क्या, DTF आपके ये इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के आपको पॉइंट्स देता है, पॉइंट्स देता है 0 से लेके 100, 0 से लेके 100। और यहाँ अगर आप 100 के नजदीक है मींस आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और आप 0 के नजदीक है मींस आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। और DTF मतलब डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। ओके ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो पहले हम 6 इंडिकेटर्स देख लेते हैं जिसमें हमने बहुत इंप्रूव किया है पिछले साल। 17 और 18 का अगर डेटा कंपेयर किया तो 6 इंडिकेटर्स है जिसमें हमने बहुत अच्छा कंपेयर किया, बहुत अच्छा। अभी इसको आपको थोड़ा वर्चुअली अच्छा समझे, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे, ये मेरी हाईलाइटेड कॉपी है जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हाईलाइट किए। देखिए यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ क्या हुआ है, 17 से 18 में हमारे क्या हुए हैं, 6 इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। वो 6 इंडिकेटर्स कौन से हैं? एक है कंस्ट्रक्शन परमिट, जब हम किसी को कंस्ट्रक्शन परमिट जो हम देते थे, पहले कैसे देते थे अभी कैसे देता है, पहले कितना टाइम लगता था अब कितना टाइम लगता है, पहले कितने पैसे लगते थे अब कितने पैसे लगते हैं, इसमें हमने चेंजेस किया है, इसमें हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसलिए हमारा जो रैंक है वो 181 से गया है 52 पे। हम 181 रैंक पे थे और अभी हम आए 52 रैंक पे, हमने 129 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है।
सेकेंड, हमने ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर्स में इंप्रूव किया है। मींस हमारा जो ट्रेडिंग होता था अक्रॉस द बॉर्डर्स, उसमें हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, डॉक्यूमेंटेशन कितना इजी किया है, पैसे कितने कम किए हैं, कितने ज्यादा किए हैं, पहले कितने लगते थे अब कितने लगते हैं। इसमें हमारा रैंक 146 से अभी आया है 80 पे, मतलब 66 रैंक्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर बिजनेस स्टार्टअप के लिए पहले हम थे 156 पे, अभी हम आए 137 पे, मतलब टोटल 19 रैंक्स का इंप्रूव है। फिर गेटिंग क्रेडिट, क्रेडिट लोन, क्रेडिट फैसिलिटी, आपका सिविल, ये सब हमने अभी ऑनलाइन कर दिया है ताकि आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें हम 29 से 22nd रैंक पे, मतलब 7 रैंक्स की इंप्रूवमेंट हुई है। फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलने में पहले कितनी दिक्कत थी, अभी कितनी कम दिक्कत है। तो पहले हम 29 पे थे, अभी हम 24 पे है, 5 रैंक्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हमने एक ही रैंक का इंप्रूवमेंट किया, 164 से हम 163 पे आए। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। फिर हम एक छोटी सी और चीज देखने वाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया को क्या पोजीशन मिली है वर्ल्ड की, इंडिया को क्या पोजीशन मिली है वर्ल्ड पे। पहले तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर बोला है ऑफ द ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इतना अच्छा इम्प्रूव किया है भाई। पिछले साल एक साल में हमने 23 रैंक्स, 2 सालों में हमने पहले साल फिर 53 रैंक्स, पहले साल मतलब पहले 2 सालों में हमने 53 रैंक्स इम्प्रूव कर लिया, अभी 23, पहले 30, और पिछले 4 सालों में हमने 65 रैंक्स इम्प्रूव किया। तो इसलिए उन्होंने हमें टॉप इम्प्रूवर्स का अवार्ड मतलब बोला है कि इंडिया टॉप इम्प्रूवर्स में है। उसके बाद ये सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर है जहां वो हमें बता रहे हैं कि हम उनके टॉप रैंकर्स में से है, हम उनके टॉप रैंकर्स में से। फिर ब्रिक्स जो है वो स्टेट्स में हम टॉप इम्प्रूवर्स हैं, वो स्टेट में हम टॉप इम्प्रूवर है कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 53 ईयर्स में इम्प्रूव किया, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना, जैसे हमें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हमने इतने कम टाइम में सिर्फ 2 सालों में 53 रैंक्स इंप्रूव किया। और लास्ट है कि पहले जो इंडिया था वो 6th पोजीशन पे था 2014 में, लेकिन अभी साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया 4th पोजीशन पे है अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके। अभी आप बोलोगे मैम ठीक है, अभी ये जो हमने चीजें हैं, ये 6 जो चीजें हैं, ये जो 6 हम चीजें देख रहे हैं कि मैम हमने ये 6 चीजों में इम्प्रूवमेंट किया है, क्या इम्प्रूव किया है, अब बताइए हमें क्या इम्प्रूव किया है। वही हम अभी आगे देखेंगे, वही हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ अभी आपके फिगर्स खेलना चालू होते हैं। बट एक इजी बात क्या है कि आपको ये सब चीजें सिर्फ 2 ही चीजों की, 2 ही मेन सिटीज की या मेन स्टेट्स की याद रखनी है। एक है सिटीज ही बोलेंगे, स्टेट्स नहीं बोलेंगे। एक है दिल्ली और एक है मुंबई, एक है दिल्ली और एक है मुंबई। मुंबई और दिल्ली को ही कंपैरिजन करा है इन्होंने रिगार्डिंग प्लेस, रिगार्डिंग टाइम, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग पैसे, हर एक चीज को लेके इन दोनों को ही कंपेयर किया। कंस्ट्रक्शन परमिट्स में, कंस्ट्रक्शन परमिट जो हम देते थे पहले कितने प्रोसीजर्स थे, 37, अभी कितने प्रोसीजर्स है, 20। पहले 37 प्रोसीजर्स मुझे करने पड़ते थे मुंबई में, अभी अगर मुझे मुंबई में कंस्ट्रक्शन परमिट लाना है तो मुझे सिर्फ 20 परमिट्स लिए, सिर्फ 20 प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे वो परमिट्स के लिए। और दिल्ली में तो और अच्छा, पहले मुझे दिल्ली में 24 प्रोसीजर्स करने पड़ते थे, अभी मुझे सिर्फ 16 प्रोसीजर करने पड़ेंगे। वैसा ही टाइम, पहले मुझे 128.55 डेज लगते थे, 128.55 डेज लगते थे, अराउंड 4.5 to 5 मंथ्स लगते थे मुझे, अभी मुझे सिर्फ 99 डेज लगते हैं मुंबई में, अभी मुझे सिर्फ 99 डेज लगते हैं मुंबई में। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने प्रोसीजर कम कर दिए, प्रोसीजर कम हुआ इसलिए आपके डेज भी कम हो गए। दिल्ली में 157.5 डेज लगते थे, अभी 91 डेज लगते हैं, अभी 91 डेज लगते हैं। बिल्डिंग की क्वालिटी, एक जो इंडेक्स होता है इम्प्रूवमेंट का, वो पहले 12 था, मतलब जब बिल्डिंग थी वो पहले उसको, अभी आप बोलोगे मैम 12 से 14 खराब हो गया, नहीं, ये बिल्डिंग क्वालिटी इंडेक्स मतलब आपका बिल्डिंग कितना अच्छा है, आपका बिल्डिंग कितना अच्छा है। तो ऑब्वियसली पहले 12 मार्क्स मिलते थे, अभी उसको 14 मार्क्स मिलते हैं मुंबई में।
और दिल्ली में पहले उसको 11 मार्क्स मिलते थे, अभी उसको 14 मार्क्स मिलते हैं दिल्ली में भी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो था पहले 23.2% लगता था, मतलब अगर मुझे 100 रुपए का मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो 23.2 रुपीज मेरा कंस्ट्रक्शन परमिट में ही जाता था, लेकिन अभी सिर्फ 5.4% ही मेरा खर्चा होता है, मतलब 10 रुपए में से 100 रुपए में से मेरा सिर्फ 5.4 रुपीज ही जाएगा। 100 रुपए में से मेरा सिर्फ 5.4 रुपीज ही जाएगा, पहले जाता था 23.2, अभी जाता है सिर्फ 5.4, तो यहाँ मेरे पैसे भी कम लग रहे। और दूसरा मेरा डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो मेरा स्कोर है वो मेरा पहले सिर्फ 38.8 था, अभी हो गया 73.81। मैंने बोला ना 100 के आप जितना पास जाओगे उतना अच्छा होगा, 100 के आप जितना पास जाओगे आप उतना अच्छा होगा। ठीक है मैम, ये हमारा था कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जहां हमने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, जहां हमने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। कितने रैंक्स का हमने इम्प्रूवमेंट किया था? 129 रैंक्स का। अभी हम आएंगे कंस्ट्रक्शन बॉर्डर्स, जहां हमने 66 रैंक्स का इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, अभी 66 रैंक्स का इम्प्रूवमेंट हमने कहाँ किया है? ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में क्या हुआ है, हमने टाइम एंड कॉस्ट को देखा है। पहले दिल्ली में देखेंगे, फिर मुंबई में देखेंगे। दिल्ली में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखिए ये समझाने में कुछ मतलब ही नहीं है, नॉर्मल रीडिंग है। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ अमाउंट, जस्ट अ मैटर ऑफ फिगर्स, जस्ट अ मैटर ऑफ अमाउंट्स, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना आपका चेंज हुआ, और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो सब डॉलर्स में है, रुपीज में नहीं है, सब डॉलर्स में है। ओके, और दो ही इयर्स का लेंगे हम, 17 से 18। ठीक है, ये हमने चेंजेस देखेंगे ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। इसका मीनिंग समझा देती हूँ मैं एक छोटा सा। पहले डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस में दिल्ली में अगर इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस है तो दिल्ली में 58 आवर्स लगते थे, अभी लगते हैं सिर्फ 25 आवर्स। एक्सपोर्ट के लिए पहले 21 आवर्स लगते थे, अभी लगते हैं सिर्फ 6 आवर्स। कॉस्ट पहले लगती थी 140, अभी लगती है 100। वही एक्सपोर्ट के लिए पहले लगती थी 60, अभी लगती है 80। तो ऐसे आप अगर चार्ट पढ़ोगे, ये मैंने आपकी क्लास में लिखा के दिया है बहुत अच्छे से, ताकि आपको वो लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, फिर उसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया है, उसके अलावा उन्होंने हमें क्या क्या चीजें दी है। हमें दिया है कि हमने ई सचित करके एक इलेक्ट्रॉनिक एक वेबसाइट है वो उन्होंने दी है। उसके बाद उन्होंने हमारा टाइम और कॉस्ट जो रहता है एक्सपोर्ट को लेके वो कम कर दिया है। इसके वजह से हमारा जो पहले टाइम लगता था और अभी जो टाइम लगता है वो कम लगता है, और जो पहले पैसे लगते थे और जो अभी पैसे लगते हैं वो कम लगते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमारा जो है जहां हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है वो है आपका स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्टअप के लिए क्या है, पहले प्रोसीजर हमें 11 लगते थे, दिल्ली में अभी 10 लगते हैं। मुंबई में पहले 12 लगते थे, अभी हमें 10 लगते हैं। टाइम पहले 30 डेज लगता था, अभी सिर्फ 16 डेज लगते हैं दिल्ली में। पहले 29.5 डेज लगते थे मुंबई में, अभी लगते हैं सिर्फ 17 डेज। उसके बाद स्पाइस करके एक फॉर्म आया है। स्पाइस एक फॉर्म है जहां आप पैन, टैन, डिन, ये तीनों एक ही फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हो। इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इसकी वजह से आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बिजनेस इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद शॉप एक्ट की अभी कुछ जरूरत नहीं है, शॉप एक्ट की अभी कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपके एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर 11 एम्प्लॉयज से कम होंगे, 8 एम्प्लॉयज से कम होंगे, तो आपको शॉप एक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड लास्ट है आपका डीटीएफ, पहले 75.4 था, अभी आप 100 के और नजदीक जा रहे हो, आप आ रहे हो 80.96 पे, आप आ रहे हो 80.96 पे। ये हमारा थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी मिलने में। पहले हमारा रैंक था 29, अभी हमारा 22, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है वो टेबल में। हमारा डीटीएफ 75 था, अभी हो गया 80। हमारा जो एक लीगल राइट्स इंडेक्स था, मतलब हम कौन सी चीजों पे हम ये कर सकते हैं, कौन सी चीजों पे हम केस कर सकते हैं, कौन सी चीजों से बैंक हमें कि हम पे केस कर सकती है, ये सब चीजें हम जो हमारा इंडेक्स राइट है वो 8 से लेके 9 हो गया। अभी हम और स्ट्रांग हो गए हैं, अभी हम और लीगली कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक पे केस कर सकते हैं, और वो भी हम पे कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या है,
सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आजकल जितने भी क्रेडिटर्स है वो सब सिक्योर होते हैं। मैम ये कैसे होता है? आपके सिबिल चेक करने के बाद ही आपको लोन मिलता है, पहले ये नहीं था, पहले किसी को भी लोन मिल जाता था, अभी सिबिल चेक होता है, सिबिल के बाद ही आपको लोन मिलता है। तो इसकी वजह से आपकी जो क्रेडिट में रैंकिंग है हमारी वो 29 से 22 पे हो गई है, 7 रैंक्स का हमको इम्प्रूवमेंट मिला है। एंड लास्ट आपका ईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लेने में पहले कितनी दिक्कत होती थी और अभी कितनी दिक्कत है। प्रोसीजर्स पहले दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिसिटी किसको लेनी है, मीटर किसको लेना है, तो 5 प्रोसीजर्स थे, अभी सिर्फ 3 है। मुंबई में भी पहले 5 थे, अभी 4 है। और आपका डीटीएस 85.21 से हुआ है 89.15, 85.21 से हुआ है 89.15। ओके, यहाँ आपके ये 5 जो पैरामीटर्स, जो 6 पैरामीटर्स थे वो इम्प्रूव हुआ है। मैम लेकिन यहाँ तो हमने 5 ही पढ़े, एक और पैरामीटर भी इम्प्रूव हुआ है ना हमारा, वो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका क्या? वहां आपका एक ही रैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, मींस आपका सिर्फ डीटीएफ थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी आपकी मेजर इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए रहेंगे, राइट। इसीलिए हमने ये जो 5 जो बहुत मेजर थे, जहाँ 129 रैंक्स, 66 रैंक्स, 99 66 रैंक्स, 19 रैंक, 7 रैंक, 5 रैंक, ये जो हमारे मेजर इंप्रूवमेंट्स थे वो इंप्रूवमेंट्स क्यों हुए, हमने पहले वो देख लिया। ठीक है, तो हमने ये 6 इंडिकेटर्स यहाँ देख लिए, हमने ये 6 इंडिकेटर्स यहाँ देख लिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे बढ़ोतरी हुई है, कैसे हमारा डीटीएफ बढ़ा है। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखेंगे तो हमारा डीटीएफ कैसे बढ़ा है, 2014 से लेके 2018 हमारा ओवरऑल देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, पहले 4 सालों में हमारा रैंक बढ़ा है 65, 4 इसमें हमारा रैंक बढ़ा है 65। तो अगर आप देखोगे 142 माइनस 77 तो आपका आएगा 65 आंसर। तो मैं जो बोल रही थी ना आपका कि हमने अभी हमें 77 पे, पहले हम थे 100 पे, हमने 23 रैंक्स का इम्प्रूव किया, 100 से पहले हम थे 130 पे क्योंकि हमने 30 रैंक्स का इम्प्रूव किया था, 130 से पहले हम थे 142 पे, मतलब 142 से लेके हम 77th रैंक पे आए हैं। ठीक है, हमारा डीटीएफ कितना इम्प्रूव हुआ है, पहले था 53.97, फिर हुआ 56.05, फिर हुआ 60.76 और अभी हमारा करंटली है 67.23, 67.23। यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है वो चालू होता है 4 इयर्स का कंपैरिजन, वो चालू होता है 4 इयर्स का कंपैरिजन। दैट इज, पहले हमने ये जो टेबल देखा वो था 17-18 का, अब जो हम टेबल देख रहे हैं वो 14 से लेके 18, 4 सालों का टेबल है। यहाँ हमने 8 पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट किया है, 8 इंडिकेटर्स में इम्प्रूव किया है, 8 इंडिकेटर्स में इम्प्रूव किया है। 17 से 18 हमने 6 पैरामीटर्स इम्प्रूव किए हैं और यहाँ हमने 8 पैरामीटर्स इम्प्रूव किए हैं। कौन से 2 नए हैं, वो है पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, वो है पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये जो 2 है वो न्यूली ऐड हुए आपके पहले 6 में, पहले 6 हमने पढ़ लिए हैं, उसमें आपके 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो है पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ठीक है, पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये एक ओवरऑल रैंक है जो हमने 77 पढ़ा था। ठीक है, अभी आपका यहाँ तक हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए। ठीक है, मींस हमने ओवरऑल क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ पिछले 2 सालों में, पिछले 4 सालों में, ये हमने ओवरव्यू देख लिया। ओके, ये हमने ओवरव्यू देख लिया। अभी अगर मैं आपको जो नेक्स्ट 4 साल है वो भी आज पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ मतलब 2 साल का कंपैरिजन, उसके रैंकिंग्स, उसमें क्या क्या पढ़ा वो हमने देख लिया। अभी कल हम जो एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है 14 से 18 वो स्टार्ट करेंगे, और हम बिजनेस एनवायरनमेंट के और जो छोटे छोटे जो चैप्टर्स है उसका ओवरव्यू लेके उसको खत्म कर देंगे। ओके, मींस कल आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के ये 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। कल हमारा जो सेशन है वो थोड़े ज्यादा समय के लिए चलेगा, 1.5 आवर मे बी, क्योंकि आज हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था और हमने जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा हमने 50% कवर भी कर लिया।
तो ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो आपको ज्यादा ग्रास्प करने में प्रॉब्लम आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए जो इसका आगे का पोर्शन है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे।